नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट और जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो हम क्या बोलते थे, रेजोनेंस हुआ है। और रेजोनेंस की कंडीशन में हमें मैक्सिमम करंट मिलता था, इम्पीडेंस मिनिमम होता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते थे। ठीक है। एट रेजोनेंस कंडीशन इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता था और जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता था वो इक्वल होते थे। एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता था, जीरो होता था। ठीक है। ये सारी बातें हमने करी थी रेजोनेंस के टाइम में। और फिर हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी देखा था। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कब, हाफ पावर मतलब जब पावर आधी हो जाए। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। अब पावर आधी कर दो तो करंट कितना हो जाएगा, मान लो, है ना, मान लो आई नॉट, या सॉरी इसको आई नॉट मान लो, ये मान लो आई होगा। ठीक। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पी या पी अपॉन पी बाई टू, मतलब ये हाफ पावर है ना, तो क्या मिलेगा, टू इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। आई को इस तरफ लेके जाओगे तो आई स्क्वायर बाई आई नॉट बाई टू, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। हमने क्या बोला था, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी तब मिलेगी जब करंट क्या हो जाएगी, वन बाय रूट टू टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। ठीक है। और फिर हमने कर्व बनाया था फ्रीक्वेंसी वर्सेस, सॉरी करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके। एट रेजोनेंस करंट मैक्सिमम होता था, तो देखो रेजोनेंस पे पीक मिलता था बिल्कुल ग्राफ में। ठीक। चलो अब उसके आगे थोड़ा सा आज बातें करेंगे। तो देखो रेजोनेंस पे जो हमने, एट रेजोनेंस, ये फ्रीक्वेंसी है मान लो आपकी, और ये करंट है। ठीक है। ऐसे ग्राफ बना दो। हाँ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिल रहा था, करंट मैक्सिमम आई नॉट। ठीक है। करंट जब वन बाय रूट टू टाइम्स हो गया था तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी उसको हमने क्या नाम दिया था, भाई दो फ्रीक्वेंसी ऐसी होंगी जब हमें करंट क्या मिलेगा, वन बाय रूट टू टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। ठीक है। और इसी करंट को हमने क्या, इसी करंट पे हमें क्या मिल रहा था, हाफ पावर। तो जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को हमें ये करंट मिला, उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया था, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच का जो गैप था उसको हमने क्या बोला था, बैंड विड्थ। ठीक है। और बैंड विड्थ कितना आया था आपका, मैंने बोला था इसको डिराइव भी किया जा सकता है, एल बाई आर। अब मैं पूछूं अगर ओमेगा वन कितना हो, ओमेगा वन, सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में से डेल्टा ओमेगा का हाफ माइनस कर दो। सर ये डेल्टा ओमेगा का हाफ ही क्यों हुआ, भाई क्योंकि ग्राफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है रेजोनेंस के बाद, जितना पीक, जैसे जैसे इधर वेरिएशन हो रहा है वैसे इधर। ठीक है। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले, इधर ध्यान दो सभी लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले अगर आप ग्राफ को इंक्रीज करते चले गए हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी को, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी है और आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है ना, यहां तक जाते जाते करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी करोगे तो करंट क्या होने लगा। ठीक है। चलो अब एग्जाम में कई बार पूछ लेता ओमेगा वन बताओ, तो आप कैसे बताओगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी माइनस बैंड विड्थ का हाफ। ठीक है। ऐसे बताओगे क्या, चलो। हाँ। हाँ अच्छा, आर अपॉन में एल ही तो बोला था मैंने, एल बाई आर कैसे लिख दिया। ठीक है। चलो आ जा, एल बाई आर क्या होता था, आर अपॉन में एल है ना ये। ठीक है। चलो ओमेगा टू क्या होगा जल्दी से बताओ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस बैंड विड्थ का हाफ, बैंड विड्थ ये है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, वन अपॉन में रूट एल सी माइनस आर बाई टू एल, और ये आया था वन अपॉन में रूट एल सी प्लस आर बाई टू। क्या ये सारी बातें हमने की थी। ओके। रेजोनेंस पे क्या होता था, करंट मैक्सिमम, जेड मिनिमम, एक्सएल बराबर एक्सी, वीएल बराबर वीसी। ठीक है। फेज डिफरेंस जीरो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है।
एक्सएल बराबर क्या होता था, एल इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू एल। एक्सी क्या होता था, 1 में ओमेगा सी। ठीक है, ये सेम ग्राफ अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी भी करूंगा तो यहाँ बस F1 आ जाएंगे, यहाँ F2, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर मतलब हम कितने, या वो फ्रीक्वेंसी, या यूं कहें वो डिवाइस जो हम ट्यून कर रहे हैं कितना ज्यादा सिलेक्टिव है। ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू फैक्टर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लो इस रूम में खूब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एयरटेल, जियो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल के सबके वेव यहाँ पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब जो है आपको मान लो रेडियो चलाना है, तो रेडियो में मान लो म्यूजिक आ रहा है 93.5 एफएम पे, मान लो 93.5 एफएम है ना, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेगा हर्ट्ज में होती है। आप लोगों ने अगर पुरानी रेडियो देखो उस पर लिखा होता था मेगा हर्ट्ज। ठीक है, ऐसे उस फ्रीक्वेंसी के बगल में ऐसे ही लिखा होता था। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मान लो मुझे 93.5 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी और जो आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं मैच करा दूं तो मुझे म्यूजिक क्लियरली सुनाई देता था। तो हमने बोला ट्यूनिंग किया हमने, है ना। ये बोलते थे आप लोगों ने अगर रेडियो अगर सुना होगा तो बोलेंगे ट्यून ऑन दिस स्टेशन। ट्यून का मतलब क्या है, आपने रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई किया। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या बताता हमें, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, ज्यादा शार्प होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी फैक्टर होगा। ठीक है, जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर उतनी अच्छी ट्यूनिंग होगी। ठीक है, फिर देखो कैसे करेंगे, कर बनाते हैं इसके लिए। इधर मान लो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और यहाँ पे मान लो करंट। देखो इस कर्व को मैंने करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाया, मुझे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। और ये कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है क्या। देखो इस कर्व के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यहाँ पे मिली, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सेम कर्व के लिए मुझे पीक वैल्यू यहाँ पे मिल रही तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सेम कर्व के लिए पीक वैल्यू यहाँ पे मिल रही, ये अलग कर्व है लेकिन हमें सेम ही फ्रीक्वेंसी देखो। ओके, तो तीन तरीके के कर्व बने। ओके, यहाँ पे जो आप क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते हो वो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ दोनों पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उसका क्यू फैक्टर उतना ही कम होगा। ठीक है, तो क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, क्यू फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या माना था हमने, डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस पूरा लिख देता हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, भूल गए थे क्या टेस्ट के, हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना है, डेल्टा ओमेगा। ठीक, ये क्यू फैक्टर। तो जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा क्यू फैक्टर उतना ही कम होगा ना। देखो इनवर्स रिलेशन है, तो देखो बैंडविड्थ फॉर सेम करंट, अगर मान लो मैंने बोला जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो सेम करंट के लिए शार्पनेस क्या हो रही है, बैंडविड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ओमेगा 1 था और ये ओमेगा 2 था। ठीक है, बिकॉज इस कर्व के ऊपर चलेगी, ये क्या है, बैंडविड्थ है क्या, ये क्या है, बैंडविड्थ है क्या, ये क्या है, बैंड। सर बैंडविड्थ तो सेम है भाई, करंट तो इंक्रीज करेगा, जब करंट इंक्रीज करेगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी, भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई तो क्यू वैल्यू, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, जब हमें पीक वैल्यू मिल रहा है ना। ओके, ठीक है, तो बैंडविड्थ जैसे जाओगे करंट के रिस्पेक्ट में बैंडविड्थ कम होता जा रहा है क्या, विद रिस्पेक्ट टू करंट, करंट बढ़ा रहे हो बैंडविड्थ कम होगा। ठीक है,
तो ये तीन तरीके के कर्व हैं। यहाँ पे ये वाला जो कर्व है इसकी क्यू फैक्टर सबसे ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इस कर्व के पीक वैल्यू के रेडियो जो ट्यून कर रहे हो वो आपने इस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया हो फॉर एग्जाम्पल, अब आप जरा सा इधर या इससे जरा सा उधर हुए, ठीक है, जरा सा इधर या उधर हुए इस पॉइंट से, तो करंट में बहुत रैपिड चेंज आएगा क्या, है ना। अगर मैं इस कर्व के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जरा सा डिस्टरबेंस करता हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जरा सा डिस्टरबेंस करता हूँ तो करंट में रैपिड चेंज आएगा क्या। यहाँ पे जरा सा डिस्टर्ब करूंगा तो बहुत कम आएगा ना। तो सिलेक्टिव सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला का, ठीक है। हम सर अगर रेडियो में ऐसे फ्रीक्वेंसी को मैच कराते कराते ट्यूनिंग कराते जहां पे शार्प आवाज आपको सुनाई देती है, हाँ यार यहाँ पे म्यूजिक बजा वहीं पर रोक देते हो। इस केस में क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर रेंज होगी जहां पे आपको म्यूजिक सुनाई देगी, ठीक है। आपने 93.5 लगाया था, 93.4 कर दिया, 93.3 कर दिया, तो भी आपको म्यूजिक लगभग लगभग सुनाई देगी। तो क्या बोलेंगे, इस कर के लिए सिलेक्टिविटी कम है क्या, या ये कर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि रेजोनेंस कहाँ मिल रहा है। ये कर तुरंत बता देगा हाँ भाई रेजोनेंस कहाँ है, ठीक है। रेजोनेंस से जरा सा भी इधर या जरा सा भी उधर हो रहे हो तो क्या हो रहा है, करंट में रैपिड चेंज हो रहा है। यहाँ पे जरा सा इधर हुआ, जरा सा उधर, करंट में तो कुछ है ना खास चेंज हुआ नहीं, तो ये ग्राफ कम सिलेक्टिव है, ये रेजोनेंस कंडीशन में कम बता पा रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा कर उतना ही शार्प होगा और वो कर उतना ही सिलेक्टिव होगा, ठीक है। उसमें उतनी वो तुरंत हमें बता पाएगा हाँ रेजोनेंस को। यहाँ पे मुझे नहीं पता चल पाएगा कि अभी रेजोनेंस पे पहुंच गया, अब पहुंच गया क्या, अभी क्या, नहीं पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो चेंज है करंट में वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। Represents the sharpness of resonance. It represents the it represents the sharpness of resonance. बता देगा कि हाँ यार ये है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपने ट्यूनिंग किया है। यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें यहाँ भी गाने अच्छे से सुनाई दे रहे हैं, यहाँ भी सुनाई दे रहे हैं, यहाँ भी सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कर जितना ज्यादा शार्प होगा उसकी सेलेक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा क्यू फैक्टर का कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ, बताओ क्यू फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में रूट एल सी, और बैंड विड्थ कितना होता है R/L, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/R√में L/C, ये आएगा आपका क्यू फैक्टर, ठीक है। इसको ऊपर लेके गए, एल से रूट एल कट करोगे तो ऊपर रूट एल आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 1/R। जो क्यू फैक्टर आया है वो क्या है, 1/R√में L/C। अच्छा क्यू फैक्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस पे, इंडक्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है। मैंने क्या बोला, फॉर बेटर ट्यूनिंग क्यू फैक्टर मस्ट बी हाई। तो क्यू फैक्टर को हाई करने के लिए आर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कम होनी चाहिए और इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर बेटर ट्यूनिंग क्यू मस्ट बी हाई, और क्यू हाई कब होगा जल्दी से बताओ, फॉर बेटर ट्यूनिंग, फॉर बेटर ट्यूनिंग जो क्यू है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए ना। और ये हाई कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये कंडीशन है क्यू फैक्टर के वैल्यू को हाई होने की, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैंने इस कर्व को दे दिया रेजिस्टेंस R1, इस कर्व को दे दिया रेजिस्टेंस R2, इस कर्व को दे दिया रेजिस्टेंस R3, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका कम है, हाँ? R1 ज्यादा होगा, फिर R2, फिर R3, ठीक है। चलो V बराबर I इंटू आर, यही तो पढ़ते हो, करंट क्या है, सेम है, ओके। तो जिसका V ज्यादा होगा और V किसका ज्यादा होगा,
किसके क्रॉस ज्यादा हो? भाई रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ रहे हो ना, रेजोनेंस में तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट गायब कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो V बराबर I इंटू आर, जिसका R ज्यादा उसका करंट कम, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट हमें रेजोनेंस मिल गया ना, तो R1 यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, ठीक है। मान लो ये जेड है इम्पीडेंस और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक। चलो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस क्या होता था, मिनिमम, ठीक है। तो ये है जेड मिनिमम। क्वेश्चन में कई बार दे देता है बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट जो कि रेजोनेंस कंडीशन में है, उसमें एनर्जी स्टोर पर साइकिल है, क्यू फैक्टर इतना है, तो पर साइकिल एनर्जी में लॉस कितना हो, या बोल देगा पर साइकिल में आपने एनर्जी लॉस निकाल लिया, वो बोल देगा बताओ 10 साइकिल में कितने जूल की एनर्जी लॉस हुई, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, देखा ना बैंडविड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही क्या? हुँ? देखो क्वालिटी फैक्टर कम था क्या, कौन से कर्व के लिए, जो फ्लैट था ना, शार्प नहीं था, जो फ्लैट था उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कम, और क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला क्या था, 1/r अंडर रूट एल बाई सी। तो क्वालिटी फैक्टर कम तो आर, ठीक है, ये भी एक रीजन है, ठीक। ज्यादा होगा जब बैंडविड्थ कम होगा, तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा, ये भी आप बोल सकते हो ना यहाँ पे, ये भी तो आप बोल सकते हो एज आर इंक्रीजेस क्वालिटी फैक्टर, और वो तो आपको अभी भी मैंने बताया एल सी है ना, कैसे क्या डिपेंडेंट है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1/√LC। तो रेजोनेंस को कैसे बदल सकते हो, या तो इंडक्टेंस को बदल दो, या तो कैपेसिटेंस को बदल दो, या तो सर सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल दो, ठीक है। सर्किट है, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्पेशल केस लेता हूँ, रेजोनेंस कंडीशन, प्योर रेजिस्टिव, करंट एंड वोल्टेज किसमें है, सेम फेज में है ना, ओके। अगर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दूसरा फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मतलब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, वो भी आई नॉट साइन ओमेगा टी मान लो, फॉर एग्जांपल दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा, 2I0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा तो अभी भी वही है ना, समझ गए बात को, ठीक। रूट एल सी की यूनिट क्या है, आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा था क्या, क्या था वो, 1/√LC। अच्छा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 पाई रूट में एल सी, अपने क्या चाहिए, रूट एल सी की यूनिट क्या हो, 1/फ्रीक्वेंसी, ये 1/√LC है ना, रूट एल सी को इस तरफ लेके जाओ, रूट एल सी इक्वल टू 1/2 पाई, देखो 1/2 पाई क्या है, नंबर है क्या, 1/फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड, जो इधर है वही उधर होना चाहिए ना, ये यूनिट बराबर मीटर या 3 किलोमीटर चल के आऊँ है ना। तो जो एलएचएस में फिजिकल क्वांटिटी है और जो आरएचएस में फिजिकल क्वांटिटी है वो कब बराबर होगी, जब इनकी यूनिट सेम हो, डायमेंशन सेम हो, यूनिट सेम, इसीलिए मैंने बोला ना यूनिट ऑफ रूट एल सी। अभी अगर आपको यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पढ़ा हो तो तुरंत करते हैं ना, क्योंकि एक आइडिया होता है दिमाग, अभी वो आइडिया नहीं था लेकिन आप शायद कर पाओगे आगे, ठीक है। चलो यूनिट ऑफ रूट एल सी क्या होगा, सेकंड, हाँ क्लियर हो गया। कंडीशन आप कैसे, एट रेजोनेंस कंडीशन, या यूं बोले क्यू फैक्टर, कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बेस्ट फॉर द ट्यूनिंग, है ना, तो किसकी ट्यूनिंग बेस्ट होगी, जिसका क्यू फैक्टर ज्यादा होगा, और क्यू फैक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस कम, बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, फोर्स सर्कुलर मोशन पढ़ा था, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। मैंने बोला मैग्नेटिक फोर्स क्या है, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब फोर्स ही तो है, एम इंटू ए जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा कंडीशन है, मैं बस ये सब फोर्स की इक्वेशन लिख दिया हूँ। क्या ये सभी यूनिट बराबर है, क्या फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आप कैलकुलेट करोगे, कूलम फोर्स न्यूटन में, मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन में, सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन में, न्यूटन न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एलसीआर सर्किट शुड बी यूज्ड फॉर बेटर ट्यूनिंग, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए मैंने क्या बोला था, एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर शुड बी हाई, क्वालिटी फैक्टर हाई कौन से केसेस में, ये बताओ,
Q इक्वल टू क्या था 1 अपॉन में R रूट में L बाई C। देखो कैलकुलेट करो फर्स्ट कंडीशन के लिए। देखो जब आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बराबर बराबर दे दे तो आप बोल सकते थे डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तीनों ही पैरामीटर को चेंज कर दिया है, रेजिस्टेंस को भी, इंडक्टेंस को भी और कैपेसिटेंस को भी, ठीक है भाई। सीरीज एलसीआर सर्किट ऐसा ही होता था, ये इंडक्टर लगा दिया, ये कैपेसिटर लगा दिया और ये रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। और इसको हमने किस सोर्स से अप्लाई कर दिया, एसी सोर्स। अभी आपको आगे बताएंगे, अगर यहाँ पे डीसी सोर्स लगा दूंगा तो करंट ही नहीं जाएगा, करंट जीरो रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन लिखते हैं। चलो पहले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालो। क्या रहा है 1/10 अंडर रूट 50 मिली हेनरी। मिली को क्या लिखोगे 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेरेड। माइक्रो क्या लिखोगे 10 टू द पावर माइनस 6। 5 से कट करोगे 10 आएगा, ये 10 पावर माइनस 6 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 पावर प्लस 3। 10 पावर प्लस 3 और 10 पावर 1 क्या हो जाएगा 10 पावर 4 और स्क्वायर रूट है तो क्या लिखोगे 10 की पावर में 2। तो क्या आ गया 10 की पावर में 2। तो क्या आ गया यहाँ पे 10। क्यू फैक्टर क्या डायमेंशनलेस है, क्यू फैक्टर क्या था ये, आप लोग ये लिख लेना, ये डायमेंशनलेस है, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों पता चला, क्योंकि हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो तो निकाला था, दोनों की यूनिट सेम थी, हर्ट्ज डिवाइडेड बाय हर्ट्ज, कट गया तो डायमेंशनलेस है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 10 है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में देखो कितना आ रहा है 1/r, r की वैल्यू है 20, रूट में l की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी, मिली को लिखो 10 पावर माइनस 3 और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड। फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये पूरा टर्म ही क्या है 10 पूरा, ये 10 पावर 2 आएगा, क्या सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ठीक, ठीक है 10 पावर 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या है 5। आप नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ के लिए निकालो Q3 एंड Q4, Q3 Q4, फिर आपको देखना है किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो सर्किट हम यूज कर लेंगे, ठीक है। आपने पहले ही बताया था इसको, ठीक है देख लेते हैं। Q3 देखो 1 अपॉन में R अंडर रूट L बाई सी, L कितना है 200 मिली हेनरी डिवाइडेड बाई C कितना 5 माइक्रोफैरेड 10 टू द पावर माइनस 6। 5 से 200 कट करो क्या आएगा 40 आएगा, क्या 40, 10 पावर माइनस 6 को ऊपर ले जाओ क्या आ जाएगा 10 पावर 3, 40 इंटू 10 पावर 3 क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4। तो मैं आगे इसको ऐसे लिखूँ क्या 4 इंटू 10 की पावर 4। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर 2, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया 20/3 क्या आया, तो 6.67 आ गया, क्या ये आ रहा है। Q4 निकाल लेते 1/r अंडर रूट L बाई सी 1 मिली हेनरी 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोफैरेड 10 टू द पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा प्लस 3, 10 से डिवाइड करोगे तो 10 पावर 2, 10 बचेगा क्या, तो 10/10 क्या आ गया 1। किसकी वैल्यू ज्यादा है सबसे Q1। तो ये वाला सर्किट हम यूज करेंगे फॉर बेटर ट्यूनिंग, ठीक है। जो सर्किट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए बराबर, तुम क्या बोलेंगे रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस पे क्या होता था बेटर ट्यूनिंग होती थी, रेजोनेंस पे इंडक्टिव कैपेसिटेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होते थे बराबर होते थे, जेड मिनिमम होता था, यहाँ पे भी कर्व बनवाया था पैराबोलिक, ठीक है। करंट मैक्सिमम होता था, ओके। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्किट कैसा बिहेव करेगा प्योर। जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो मैंने क्या बोला था करंट और वोल्टेज क्या होंगे सेम फेज में होंगे, ठीक है। और जब हम दो सीरीज, मैंने क्या बोला एक एलसीआर सर्किट लेके आओ एक और एलसीआर सर्किट को लेके आओ, दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दो, तो जो उसकी इनका फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, दोनों को कंबाइन किया तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ होगा, ठीक है। तो हम एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है भाई, मैच एक्सेप्ट कर रहा है ना वो, तभी तो हम, क्योंकि आपने करंट को अप्लाई किया, करंट से फ्रीक्वेंसी को मैच कराएगा। आपके सिलेबस में पैरेलल एलसीआर नहीं है, ठीक है, उसको हम रिजेक्टर बोलते हैं, वो रिजेक्ट करता है, हम वहां से हम फिल्टर आउट करते हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। इसको देखो एसी सर्किट में जो हमने करंट लिया था क्या था आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। फॉर एग्जाम्पल जो सोर्स लगाया था, पहले पहले सोर्स की बातें कर लेते, सोर्स बताओ सोर्स क्या था ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट यहां से क्या आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5,
क्योंकि सर अब जो आपने सर्किट लिया उसमें सब एल सी आर लगे हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता है ना सर कि इफेक्टिव जो करंट आ रहा है वो कितना फेज में आगे है फेज में। तो सीरीज की खास बात क्या थी, करंट सेम रहना चाहिए बस। तो ये भी क्या है सीरीज एलसीआर सर्किट, तो ये सेम ही सर्किट है। कभी भी ऐसा सर्किट दिखे तो ऐसा नहीं सोचना सर ये तो पैरेलल में आ गया, आपने तो तीनों एक ही लाइन में बना के हमें पढ़ाया था, ठीक है। चलो ठीक, अब जो है इसने जो सोर्स लगाया था उसकी ईएमएफ कितना दिया मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो करंट का फेज आएगा या करंट कितना लीड कर रहा है ईएमएफ से या कितना लैग कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ठीक है। भाई आप फेज डायग्राम बनाते थे, मैंने क्या बोला सीरीज सर्किट है, क्या है सीरीज सर्किट में करंट से, तो बताओ रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज आएगा वो किधर आएगा, इधर ही आएगा सेम फेज में। इंडक्टर का जो वोल्टेज होता था क्या करता था, लीड करता था। कैपेसिटेंस का जो ईएमएफ क्या होता था, वो बाई पाई बाई 2। अब इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा सर कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है या कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हमने क्या बोला था, अभी के लिए मान लो जो वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस वो कैपेसिटर के अक्रॉस के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट किधर आया था, ऊपर आया था क्या, VL माइनस VC। फिर हमने रिजल्टेंट निकाला था इसका, ये क्या आया था V, ओके। फिर आपने यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये सब किया है। और यही अपना क्या था फेज है। चलो अभी हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालने चले। अपने को इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पता है, इंस्टेंटेनियस करंट पता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप चीजों को जब एनालिसिस करते हो तो उसको क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस। जब एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप पूछते हो तो हम क्या बोल देते हैं, एवरेज, ठीक है। मैंने बोला चलो अभी बताओ क्या टाइम हो रहा है, या मैंने बोला अभी कार की स्पीड क्या है, ठीक है। तो जस्ट एट द मोमेंट में कोई चीज पूछ रहा हूं तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, एट ए वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो हम उसी का नाम दे दिया हमने इंस्टेंटेनियस। मैं बोला चलो इतने टाइम इंटरवल में, फॉर एग्जांपल अभी मेरी स्पीड मान लो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं इतने टाइम इंटरवल में मान लो यार मैं डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे दूंगा, मान लो 15 मिनट 10 मिनट, तो मेरी स्पीड बताओ। तो क्या करते थे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल डिवाइड करते थे, तो क्या मिल जाता था, एवरेज स्पीड, ठीक। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये करंट जा रहा है। करंट क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि वोल्टेज भी सर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और करंट का जो यहाँ पे रिलेशन आया है ये आया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फेजर डायग्राम वगैरह आप चलो लिख लो हिंट के लिए, ये करंट है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, ठीक है। ऊपर क्या आया था, नेट इफेक्ट VL माइनस VC, और इसका जो रिजल्टेंट आया था वो इधर आया था V, ठीक है। और इसको हमने बोला था 5, और V आपको पता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, अभी अभी आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट देके आ रहे हो, पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज कितना है, करंट ये, तो क्या लिखोगे, E इनटू I, ठीक है। अब E की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सभी लोग ध्यान देना, सब कुछ इसी प्रूफ में छिपा हुआ है, ठीक है। E की वैल्यू क्या लिखूंगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। चलो इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगा वो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अच्छा मैं इसको ब्रेक कर दूं क्या, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, E नॉट इंटू I नॉट लिख सकता हूं एक साथ, इंटू साइन ओमेगा टी। इसको ओपन करो, साइन A प्लस बी, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, तो क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, ठीक। चलो अब इस साइन को अंदर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा E नॉट I नॉट, साइन को अंदर लेके गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस यहां पे क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ये लिखोगे क्या, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है आप लोगों को,
सर हमें तो दिक्कत नहीं, आप देख लो। चलो ठीक है। तो टू साइन, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को एक पैटर्न दिख रहा था, ठीक है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन टू थीटा, ठीक है। चलो तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगा, ई नॉट आई नॉट इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन टू ओमेगा टी, साइन टू डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन फाइव। ये आपका क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या आ गया ये, इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, अब अपने को क्या पूछता है, वो एवरेज पावर पूछता है, ठीक है। अपने जो सिलेबस में है वो एवरेज पावर पूछे, ठीक है। लेकिन हम वहां पे पहुंचेंगे कैसे, इंस्टेंटेनियस पावर से, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे एवरेज पावर, एवरेज पावर। एवरेज पावर हम कैसे निकालते थे, ओवर कंप्लीट साइकिल। हम जो एवरेज पावर, एवरेज कैसे आता है भाई, जितना टाइम इंटरवल उससे डिवाइड कर दो। एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल। अच्छा, ये जो एवरेज पावर आएगा, और मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया है, ठीक है। पूरी वैल्यूज आपको बताई है मैंने, पी एवरेज क्या लिखोगे यहाँ पे, ई नॉट आई नॉट पे एक फिक्स वैल्यू है ना। फॉर एग्जांपल एवरेज कैसे डिफाइन हो, मान लो सचिन तेंदुलकर की एवरेज है 43.37 फॉर एग्जांपल। क्या एवरेज का मतलब क्या है, उन्होंने हर मैच में इतने रन बनाए हुए। क्या 0.37 रन पॉसिबल है क्या, है क्या, नहीं सर आपने इतने ही स्पीड से मारा था, इतना ही फोर्स लगाया था, तो आपको 0.37 रन मिलेगा, है ना। आपने सिक्स को बहुत दूर मार दिया तो आपको सिक्स की जगह पे आपको 10 रन दिया जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। खैर, तो ये एवरेज कैसे निकाला, उन्होंने टोटल कितने नंबर ऑफ रन्स बनाए अपने करियर में। मान लो वनडे करियर में उन्होंने 22,000 रन बनाए फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है। और मान लो उन्होंने 500 मैच खेले फॉर एग्जांपल, तो नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर दोगे तो लगभग लगभग यही वैल्यू आएगी। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा लगाऊंगा तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ में आया एवरेज, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उन्होंने हर मैच में इतना स्कोर किया है तो जाके इनका ये एवरेज आया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, हो सकता है जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हो तो 100 सेंचुरी वगैरह लगा देते हो, है ना। कोई और अच्छी टीम आ जाए, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड 50 पे आउट हो जाए, हाँ ठीक है। तो हर मैच में इनका स्कोर, मैं किसी पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो मैं क्या बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, कि इस मैच में उन्होंने कितना रन स्कोर किया, ठीक है। अब एवरेज क्या है तो मैं पूरा कंबाइन कर लिया, इनके करियर में वनडे करियर में कितने रन बनाए, कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले, बस समझ में आया, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ओवर ए कंप्लीट साइकिल मतलब टाइम पीरियड। सभी जगह देखो साइनसोइडल फंक्शन है क्या, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये सब क्या है। तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल मतलब टाइम पीरियड के बीच में मैं बातें कर रहा हूँ, टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल ई नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट, ये सब पीक वैल्यू क्या है, ये पीक वैल्यू, इसको एज इट इज रखो, वो तो चेंज है 5 5 5 तो पीक है ना, वो जो भी है वो कांस्टेंट है, ई नॉट आई नॉट, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज क्या होता है इसका, भाई यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 5 तो कांस्टेंट है इनिशियल फेज, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये टाइम के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा, ये सब चेंज हो रहे फंक्शन की, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ इंटू कॉस फाइव प्लस, यहां पे बताओ साइन टू ओमेगा टी का जीरो, कुछ भी थीटा हो, साइन थीटा कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो प्लस 1/2 इंटू जीरो इंटू कॉस फाइव, ऐसे लिखूंगा क्या। अच्छा, ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो जो एवरेज पावर आया वो क्या आया, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाइव। अगर आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो घर पे, मैंने बोला था ना टेक्स्ट रीड करना है, आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसा कुछ टर्म भी नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे फर्दर लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस फाइव। अच्छा, ई नॉट बाई रूट टू क्या है, ये पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो एवरेज पावर आया वो कितना आया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। वैसे टीचर्स तो याद ही करवा देते हैं बेटा, एसी सर्किट में आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज देते हैं, लेकिन क्यों लिया समझ में आया,
एक एक चीज यहाँ पे हमने पुट करके देख लिया। अच्छा, ये cos फाई एक्स्ट्रा आ गया क्या सर? हम लोग तो पावर कैलकुलेट करते थे तो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता था पावर। ये cos फाई एक्स्ट्रा आ गया क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर। cos फाई क्या है? पावर फैक्टर, क्योंकि पावर कैलकुलेशन में आना है इसलिए हमने इसका नाम दे दिया पावर फैक्टर। ठीक है, चलो cos फाई इक्वल टू, चलो ये cos फाई क्या है? ये पावर फैक्टर, इसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर। अभी इसकी फॉर्मूले वगैरह हम डिराइव करेंगे, पहले इतना नोट कर लो। यहीं पे देख लो cos फाई, एक मिनट देख लो cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी। cos फाई यहाँ पे मैं डिराइव कर देता हूँ, cos फाई इक्वल टू, cos फाई क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? cos फाई मतलब cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस कॉर्ड में आ जाओ, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनस डी। समझ आ रही बात है? तो बेस क्या लिखोगे यहाँ पे? रेजिस्टेंस, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। हाइपोटेनस क्या है? नेट पोटेंशियल ड्रॉप। हाँ, वी आर पीक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये क्या है? नेट। ठीक है, आरएमएस। ये लिखा था? नहीं लिखा था आपने? वीवो, अच्छा नहीं नहीं, ये आरएमएस है, ये आरएमएस है। ठीक है, इसको पीक वैल्यू नहीं बोलना है। ठीक है, ठीक है, चल हम लोग इसको आरएमएस बोल देते हैं, या ये नेट है। ठीक है, ओके, पीक वैल्यू नहीं है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जो V नॉट है ना वो पीक वैल्यू। ठीक है भाई, आपने पढ़ा है ना यहाँ पे E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट क्या है? पीक वैल्यू। ये क्या है आपका फंक्शन? कैसा वेरी करना? ये आरएमएस वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो हम क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू है आपका। समझ में आए? आप लोगों ने लिखा था क्या? लिख लो। ठीक है, वैसे मैंने लिखवा दिखा है आपको कि सर्किट अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो क्या मानेंगे? आरएमएस वैल्यू मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? आरएमएस वैल्यू। अगर जो प्रिंटेड वैल्यू हो किसके बराबर हो जाएगी? आरएमएस। अगर यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है दिस मच, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगी? आरएमएस वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, समझ में? ये पीक नहीं है, वो मुझे याद आया कि यार मैंने बच्चों के साथ पीक बोल दिया था, है ना? क्या सर्किट है, करंट सेम है, तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आई इंटू आर डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू क्या होगी? आई इंटू जेड। ये इस सर्किट का नेट जो है इंपीडेंस, या ये सर्किट कंबाइंड कितना रुकावट डाल रहा है करंट फ्लो में, उसी को हम क्या बोल रहे थे? नेट इंपीडेंस। इंपीडेंस उसी को तो बोला था जेड। अगर मैं यहां से लिखूं जेड बराबर क्या आएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यही लिखा था क्या? क्योंकि v बराबर आई जेड, यहाँ पे आई आर, आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, आई से आई कट गया तो क्या था? जेड बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना आई से आई कटेगा तो क्या आएगा? cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। यही है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। तीनों ने मिलके टोटल कितनी रुकावट पैदा की इस करंट को फ्लो होने में, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंपीडेंस। ठीक है, चलो इस फॉर्म इसको बिल्कुल ही हाईलाइट कर लो। मैं इस पे अभी दो प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटी की बातें करूं। ठीक है, पहले कुछ आ रहा है ना बातें, क्या हो रही है अंदर से, क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा, प्लस फाइव क्यों किया था? क्योंकि सर हमें ये नहीं पता था ना कि ये तीनों मिलके क्या इफेक्ट, करंट के साथ क्या इनका रिलेशन आ रहा है। ठीक है, इन्होंने करंट में टोटल कितनी रुकावट पैदा की ये अपने को नहीं पता था। ठीक, अच्छा, ये कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि हमेशा वीएल ज्यादा होगा, वीसी भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वीसी माइनस वीएल करेंगे और नेट क्या आएगा? करंट इधर आएगा, एस्टैब्लिश करेंगे। तो पहले ये बताओ जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओम्स लॉ अगर लगाऊं मैं इस सर्किट के लिए, ओम्स लॉ, जिसको मैंने मॉडिफाइड ओम्स लॉ भी बोल दिया था। ठीक, चलो तो क्या लिखूंगा? V बराबर I इंटू जेड, ये लिखूंगा। V यहाँ पे क्या है? ई आर एम एस, ये तो होता है, तो क्या लिखूंगा? ई आर एम एस बराबर आई आर एम एस, इधर आर एम एस तो इधर आर एम एस, इधर पीक वैल्यू है तो इधर पीक वैल्यू। ठीक है, आई आर एम एस इंटू जेड। अगर मैं लिखता ई नॉट तो इधर क्या आ जाता? आई नॉट।
ई आरएमएस बराबर, ये आप लोग छोटी छोटी बातें लिख लिया करो। अगर इधर पीक तो यहाँ भी पीक करंट होगा, यहाँ पे आरएमएस ईएमएफ है तो यहाँ पे आरएमएस करंट होगा, ठीक है। अच्छा, यहां से आई आरएमएस कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, आई आरएमएस ई आरएमएस बाई जेड, ठीक है। अच्छा, जो एवरेज पावर आपने निकाला है वो क्या है, ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। चल, अच्छा आई आरएमएस की वैल्यू पुट करूं क्या यहाँ पे, बताओ क्या आएगा, ई आरएमएस बाई जेड। कॉस फाइव की वैल्यू पुट करूं क्या, क्या आएगा, आर बाई जेड। तो एवरेज पावर क्या आ जाएगा, ई आरएमएस, आरएमएस ईएमएफ का या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ईएमएफ का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर, ये आएगा क्या, ये रिलेशन आएगा नया एवरेज पावर, ठीक है। हर एक बात, ठीक है। तो पी एवरेज क्या लिखोगे, पी एवरेज ई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, सॉरी इंटू, इंटू ब्रैकेट में लिखो आर बाई जेड स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स एल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, एक्स सी क्या होता है 1/में ओमेगा सी। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लगा दोगे ना तो ये नीट का क्वेश्चन तैयार होगा। यही नीट में पूछा था कि एवरेज का पावर, एवरेज पावर क्या होगा आरएलसी सर्किट का, आरएलसी सीरीज सर्किट का। तो जो एवरेज पावर आएगा, तो आपको क्या पता है एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, यही तो पढ़ते आ रहे हो, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, लिखो ब्रैकेट में ओमेगा इंटू एल माइनस 1/में ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर, ये आएगा क्या, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, ठीक है। नीट 2019 या 20 में आया हुआ था, तो लिख लो ये रिजल्ट। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए और सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए तो हमने पढ़ लिया है, पैरेलल अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक। चलो देखो, प्योर इंडक्टिव है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगा होगा, इंडक्टर, किसके साथ, एसी सोर्स के साथ, बात समझ आ रही है। अभी मैंने बोला ना डीसी लगाओगे तो करंट वगैरह नहीं मिलेगा ना, बताएंगे अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला बता दो मेरे को एवरेज पावर का, क्या होगा, ई आर एम एस आई आर एम एस, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये होगा। फाइव क्या था, इनिशियल फेज। अच्छा, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है वो लैग करता था या लीड करता था, लैग करता था ना बाई पाई बाई टू। कौन लीड करता था, पोटेंशियल। और कैसे फेज डिफरेंस निकालते थे, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ। तो बताओ फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आया था वो क्या आता है इस केस में, पाई प्लस पाई बाई टू, यह आएगा क्या, मतलब ईएमएफ लीड करता था। आप देखो बीएल को ऊपर बनाया था, करंट इधर था ना, बीएल ऊपर था, करंट लीड करता था पाई बाई टू से, लैग करता था करंट, ईएमएफ लीड करता था, ठीक। चलो, तो यहां पे क्या लिखो, ई आर एम एस। अच्छा, ई आर एम एस हम निकाल सकते हैं पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, और करंट क्या होगा, पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स कॉस फाइव, फाइव कितना है पाई बाई टू। एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो। भाई कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू कुछ भी करो जीरो ही आएगा। तो एवरेज पावर क्या आ गया यहाँ पे, जीरो। तो एवरेज पावर डिसिपेशन इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या आया, जीरो। अभी ये नोट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में साइड बाय साइड इसको भी बनाना है, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सोर्स वही है अपना ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, करंट इसमें जा रहा है। अच्छा, यहां बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा, माइनस का पाई बाई टू, वेरी गुड। माइनस का पाई बाई टू क्यों आया सर, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग करना है करंट से, माइनस पाई बाई टू। चलो, तो जो
पावर एवरेज आएगा यहाँ पे, एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल क्या आएगा यहाँ पे, एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल। यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज पावर आई ई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, फाइव यहाँ पे क्या है -π/2, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एवरेज पावर इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस -π/2, कॉस माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जीरो, पूरा ही टर्म क्या हो गया जीरो। एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, तो ये भी जीरो आ गया ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक। चलो अब दोनों ही केस में हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालने चल रहे हैं, ठीक है। अब जो इंस्टेंटेनियस पावर का रिजल्ट मैंने लिखवाया था जरा उस पर ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ रिजल्ट क्या था, ई नॉट आई नॉट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन 5, ये था क्या इंस्टेंटेनियस पावर सीरीज और एलसी सर्किट के लिए। अब वहां से हमने क्या किया, रजिस्टर और कैपेसिटर को हटा दिया तो क्या बन गया, प्योर इंडक्टिव, रजिस्टर और इंडक्टर को हटा दिया तो क्या बन गया, प्योर कैपेसिटिव, ठीक है। अब यहाँ कुछ बातें हुई, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा सर, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में फाई क्या है, π/2, देखो तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया जीरो, साइन π/2 अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा 1 आएगा क्या, तो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट जो इंस्टेंटेनियस पावर आता है वो क्या आता है, हाँ ई नॉट आई नॉट ब्रैकेट में ये तो पूरा जीरो हो गया ना, जीरो प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू 1 साइन 2 ओमेगा टी इंटू, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आया। अच्छा कई बार आपके एग्जाम में जेईई मेंस में पूछा हुआ है, ये जो ई नॉट आई नॉट है, नीट में तो एआईपीएमटी और एम्स होते थे, ठीक है, उसमें पूछ लेता था, वो पूछ लेता था बताओ करंट की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, क्या भाई आपको याद आ रहा है एसएचएम में ऐसे पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ थी तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f डबल हो गई थी ना, ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा 2 टाइम्स, एक कंप्लीट साइकिल में उसने जितने कर्व बना उसने डबल बना दिए थे, क्या याद आ रहा है सबका, ठीक है। चलो तो क्या लिखोगे ई नॉट आई नॉट ब्रैकेट में 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, तो इसको पूरा सिंपलीफाई करूं कैसे लिख सकता हूं, क्या ई नॉट आई नॉट बाई 2 डिवाइड इनटू साइन 2 ओमेगा टी इनटू साइन 2 ओमेगा टी। अगर मैं कंपेयर करूं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो 2 ओमेगा की जगह पे क्या है 2 ओमेगा, तो जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें इंस्टेंटेनियस की जो पावर की जो फ्रीक्वेंसी वो डबल हो गई क्या, ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है उसको लिख लो, करंट और ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, समझ में आ रहा है ये बात, ये अच्छा क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बन गया सर, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मारिए सर, अब तो हल्का क्वेश्चन लग रहा है, एचसी वर्मा में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एमटीजी में भी मिल जाएंगे, ओके है ना। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है ई नॉट, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लेना है ना, आप लोग जैसे ड्राइंग वगैरह करके सजाते हो सजा लेना बिल्कुल, है ना, मैं बिल्कुल प्लेन ही कर देता हूँ, ये हमारे सर ने बताया था इंपॉर्टेंट है, इस पे से स्टार मार्क करना जो भी है, चिड़िया वगैरह जो भी बनाना है, ये फ्रीक्वेंसी है क्या की 2 ओमेगा, क्या है 2 ओमेगा, यहाँ पे नीचे अगर स्पेस अलाउड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, लेकिन लिख लो आप लोग, इस लाइन को लिखने के बाद ना देखो इधर, ये जो मैंने लाइन लिखा इसके नीचे लिख लेना इसको, ये वाला लाइन, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या हो गई, ऐसे डैश करके लिखो ना तो थोड़ा फ्लो चार्ट में समझ में आता है अच्छे से, क्या हो गई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, बस ये ऐसे इस लाइन को लिखने के बाद उसके नीचे लिखना, ठीक है। बताओ इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होगा, क्या होगा इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, माइनस कहां गया, माइनस आएगा ना, देखो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, कॉस फाइव, फाइव की वैल्यू क्या लिखोगे -π/2
माइनस पाई बाई 2 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस पाई बाई 2 ऐसे लिखोगे, क्योंकि देखो मैंने आपको एक रिजल्ट जब बेसिक मैथ में पढ़ाया होगा, cos थीटा इक्वल टू cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, अब वो माइनस लगे यहाँ पे, ठीक है, इधर ध्यान दो, ये पूरा टर्म जीरो, यहाँ पे क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस पावर। चलो क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/2 सॉरी ई नॉट आई नॉट बाई 2 ब्रैकेट में माइनस साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो ये टर्म लिखूंगा। अब आपको फेजर डायग्राम बनाना सिखाया है, माइनस साइन ओमेगा टी किधर होगा, बिल्कुल इस तरफ होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई। भाई देखो ऐसे बनाया था क्या, ये साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमें साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड अपना साइन ओमेगा टी में ही आया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, ये क्या है, कॉस ओमेगा टी, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे 2 ओमेगा हो तो यहाँ 2 ओमेगा, यहाँ 3 ओमेगा हो तो यहाँ 3 ओमेगा। ठीक है, बस ऐसे करना। अच्छा इधर से आप इधर जा रहे हो क्या, कितना गए, पाई, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई, प्लस क्यों, क्या एंटी क्लॉकवाइज में, फेजर किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम पॉजिटिव लेते थे। ठीक है, तो इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इन ब्रैकेट साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई। ये लिखोगे क्या, यह है क्या, 2 ओमेगा टी प्लस पाई, माइनस साइन 2 ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस साइन ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। भाई यहाँ पे पहुंचना है, पर्सन है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहां से चलेगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा, तो साइन ओमेगा टी को रेफरेंस मान के करते थे, साइन ओमेगा टी प्लस, तो माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें। ठीक है, अभी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल, इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव एंड आल्सो इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटी क्या है, डबल। ठीक है, तो लिख लेना, बिल्कुल सेम लाइन लिखना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज डबल, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे frequency of instantaneous power in case of in pure capacitive circuit is double, मतलब वही है, इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो गई, समझ गए, 2f हो गया, ओमेगा मतलब 2 पाई कैंसिल, 2f हो जाएगा। ठीक है, तो सर ई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों केस में सभी जगह हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया, तो ये ऐसे बन जाएगी ईएमएफ। चलो ठीक है, ये कंप्लीट टाइम पीरियड है, 0 है, ये t/2 है, और ये t है। ठीक है, चलो, तो फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट कैसा बनेगा, यहाँ पे करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था ईएमएफ से, कितना लैग कर रहा था, पाई/2, तो कैसे बनाओगे, माइनस कॉस ओमेगा टी बनेगा ना, तो कैसे बनेगा, यहां से बनेगा, फिर कैसे चलेगा, ऐसे, ऐसे कुछ बनेगा क्या, देखो, क्यों, समझ आए। अच्छा, करंट का कैसे बने, अगर मैं पावर का बनाना चाहूं तो साइन 2 ओमेगा टी था क्या, ये किसका है, ईएमएफ क्या है, ये किसका है, करंट का है, कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, माइनस, भाई करंट लैग कर रहा है ना ईएमएफ से। ठीक, चलो अब देखो, एक ही उस आप लोग इसको बना लेना अगर चाहो, अगर मैं बनाना चाहूं, यहाँ पे पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ बताओ इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंस्टेंटेनियस पावर क्या था, ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, डबल, मतलब एक ऑसिलेशन में जितने लूप बना रहा है उतने ही चार्ज करेगा, क्या डबल हो गया ना, तो क्या आएगा उसका, अगर मान लो मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, पाई/2 पे इसकी वैल्यू 0 करनी। ठीक है, चलो
3π/2 मैक्सिमम। तो दो ऑसिलेशन बनेंगे इसके, ठीक, कुछ इस तरीके से बनेंगे। खैर, ओके, समझ में आए? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। 3π/2 पे भी 0 हो जाएगा ना, अभी सही है, ठीक है। क्योंकि देखो sin 2 थीटा था या sin 2 थीटा था ना अपने पास, तो π/2 यहाँ पे लगाओगे तो 0 हो गया। देखो ग्राफ की वैल्यू 0 है क्या? 3π/2 लगाओगे तो भी 0 हो जाएगा, 3π। तो समझिए ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। ये किसका है? एनर्जी इंस्टेंटेनियस पावर का, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर मान लो ये ग्राफ दिख जाए तो बता दोगे ना किसका ग्राफ है ये? समझा? ईएमएफ का ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी यार भाई, आई आई का क्या आता है यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी आया था ना, कॉस ओमेगा टी आया था ना। यही तो मैं सोच रहा हूँ कैपेसिटी का बन गया है मेरे, क्योंकि फेज डिफरेंस प्लस का π/2 था। अब सही होगा शायद ऐसे। तो कहां से स्टार्ट करोगे? देखो आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा, नीचे से स्टार्ट हुआ था। देखो प्योर इंडक्टिव केस में पीछे, बिल्कुल बिल्कुल पीछे। आई नॉट कितना आया था? प्योर ये है ना, ठीक, हाँ ठीक है, सही है, सही बनाया था मतलब हमने। चलो सही बनाया था। आप लोग इसको बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, बस बताने का पर्पज क्या है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? डबल। एक कंप्लीट साइकिल में ये 4 लूप बना रहे हैं, जितने में एक लूप बना रहे उतने में एक लूप बना रहे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। बनाना है तो बना लो आप लोग। अच्छा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा? करंट किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, वेरी गुड, और ये नीचे से जाएगा, ठीक है। देखो इन प्योर कैपेसिटिव बनाना है आप लोगों को, ठीक, बना दो प्योर कैपेसिटिव। चलो देखो ये टाइम है प्योर, भाई सर आपने ईएमएफ तो ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, ये क्या हो गया? ईएमएफ। करंट क्या करता था? लीड करता था, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट लीड करता था। मैंने क्या बोला था? एक ही याद रखना है, ई आगे और आई पीछे, किसमें? प्योर इंडक्टिव में। ई आगे है और आई पीछे, बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई आगे हो जाता, ठीक है। ये किसका है? करंट का, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या? आई इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी आता ना, तो मतलब साइन क्या लिखोगे यहाँ पे? साइन ओमेगा टी माइनस का, वो बिल्कुल π/2 हुआ था, फेज डिफरेंस निगेटिव आया था, माइनस का π/2 या प्लस का 270 डिग्री, ऐसे भी तो कर सकते हो भाई। देखो ये साइन ओमेगा टी है, ये माइनस साइन ओमेगा टी है, ये कॉस ओमेगा टी है और ये माइनस कॉस ओमेगा टी। जब हमने डिराइव किया था तो अपना करंट क्या था? आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी आया था, ठीक है। साइन ओमेगा टी से माइनस कॉस ओमेगा टी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एंटी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस रखते थे, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस। अच्छा अगर मुझे यहाँ पे आना है तो मैं ऐसे भी तो आ सकता था, प्लस 270 डिग्री कर देता बस, ठीक है, समझ में? अब एनर्जी के लिए बताओ क्या होगा? ये क्या है? π/2, तो π/2 पे तो ये भी 0 है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक, चलो ये कुछ ऐसा बने। मैं देखो पीक पे नहीं जाना अभी, पीक की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक। ये नेचर कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, समझ आया? ये किसके लिए है? इंस्टेंटेनियस पावर,
आप लोग छोटा सा बना लो, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग बना सकते थे, मैंने एक यहीं पे दिखा दिया, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड टी, ये t/2। इस ये ग्राफ को देख के डरना नहीं भाई, है ना, कुछ नहीं है, अलग अलग सबको एक दूसरे के ऊपर मैंने इसे सुपर इम्पोज कर दिया बस। तो मैंने सर्किट को एक अलग तरीके से बना के दिखाया था ना, वैसा दिख जाए तो भी क्या है वो अदर अदर फॉर्म्स बना के दिखा देते हैं कभी अमिताभ बच्चन है। आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है, जल्दी से बताओ, अभी अभी डिराइव करवाया, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। रेजोनेंस की बात हो रही, बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, रेजोनेंस पे बातें हो रही, रेजोनेंस में सर्किट कैसा बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो करंट और ईएमएफ में जो फेज डिफरेंस होगा क्या होगा, 0 डिग्री। भाई यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज जो सेम फेज में होते, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। तो जो एवरेज पावर है क्या है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस आई कॉस 0 डिग्री। एवरेज पावर क्या आ गया आपका, ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2, ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, ई आर एम एस क्या है, ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये आया, ये आपका एवरेज पावर आ गया, ठीक है, इन केस ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस के केस में जो पावर होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, नथिंग बट ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। चलो, और ये एवरेज पावर क्या होगा, मैक्सिमम है ये, तो यहां पे लिख लेना ये मैक्सिमम है। क्यों ऐसा हुआ, पावर डिसिपेशन अब क्या पढ़ोगे, पावर क्या पढ़ोगे, आई स्क्वायर इंटू आर पढ़ते थे क्या ओम्स लॉ में, यहां पे क्या पढ़ोगे, आई स्क्वायर इंटू जेड। इन केस ऑफ रेजोनेंस आई क्या होता था, मैक्सिमम, और जेड तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, ठीक है, ठीक। इन केस ऑफ ये बता दोगे ना, क्यों, क्योंकि आई मैक्सिमम, जेड मिनिमम, और क्या होगा आई स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है, समझ में आया। ओवर ए कंप्लीट साइकिल पूछा, ठीक है, एवरेज पावर पूछे तो क्या आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, अदरवाइज वो टाइम इंटरवल देगा, बोलेगा नहीं 0 से t/2 तक बताओ, 0 से t/4 तक बताओ, तो आपको फिर उतने ही टाइम इंटरवल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अभी तो हम ओवर, जो टाइटल है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में टाइटल ही लिख लो, कैलकुलेट एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल। चलो देखो, फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपको है आसान क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है। चलो, तो एवरेज पावर क्या आएगा, आपने अभी अभी पढ़ा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, ऐसे फॉर्मूला लिखा करो ना, फेज डिफरेंस, फेज एंगल, दो चार बार लिख लोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, ठीक है। चलो, अब फेज एंगल ऑफ ईएमएफ कितना है, यही तो है, साइन के साथ जो लगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल, तो क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस फेज एंगल ऑफ करंट क्या है, ओमेगा टी माइनस π/2, पुट करो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2, ब्रैकेट के अंदर माइनस को लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, प्लस का π/2, प्लस का π/2, ठीक है। चलो, तो कौन लीड कर रहा है यहाँ पे, ईएमएफ लीड कर रहा है ना, ये कैसा केस हो गया, प्लस π/2 किसमें आता था, प्योर इंडक्टिव, ईएमएफ लीड करता था, करंट लैग करता था,
अब आपको फेज डिफरेंस पता चल गया, और यही तो है इनिशियल फेज, यही तो इनिशियल फेज, फेज डिफरेंस जो आया है यही तो है इनिशियल फेज, इसी को हमने क्या बोला है, इनिशियल फेज। ये आपका जो फाई आ गया यहाँ पे वो प्लस का पाई बाई 2 आया है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0। चलो बाकी आप लोग करो। जो एवरेज पावर आएगा इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई 2, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल क्या आया, 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। तो देखो फेज डिफरेंस के लिए मैंने कैसे किया, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर, ये फेजर याद रखना है, ये साइन ओमेगा टी, ये माइनस साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी और ये माइनस कॉस ओमेगा टी। सर मुझे साइन ओमेगा टी से कॉस ओमेगा टी जाना है, तो साइन ओमेगा टी में कितना ऐड करना पड़ेगा, पाई बाई 2। भाई कॉस ओमेगा टी है ना, तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ आई नॉट, सर कॉस ओमेगा टी पे जाना है साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन ओमेगा टी हमारा स्टैंडर्ड मान लिया हमने, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस क्यों लिया कि फेजर एंटी क्लॉक, ठीक है बना रहा है। अब सर साइन और साइन हो ई नॉट बाई रूट 2 करोगे तो ई आर एम एस आएगा, समझा। रूट 3 बाई 8 आ रहा है क्या, ठीक है। थर्ड लिखो, फोर्थ इक्वल टू 5 साइन 300 पाई टी प्लस 45 डिग्री, आई इक्वल टू 5 साइन 5 कॉस 300 पाई टी प्लस 45 डिग्री। इस केस में भी आपको एवरेज पावर बनाना है। देखो साइन कॉस सब कुछ सेम है, सेम अप्रोच चलेगा। 1/2 साइन 600 पाई टी प्लस 45 डिग्री, आई इक्वल टू 1/2 साइन 600 पाई टी, सॉरी साइन मतलब कॉस लगाओ यहाँ पे, माइनस 45 डिग्री। अब बताओ हाँ, तो साइन क्या लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस समथिंग करोगे तो 90 माइनस 45 डिग्री क्या हो जाए, 45 डिग्री, ठीक है। तो करो क्या रहे हैं, अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े आज, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैं पूरा समराइज करने जा रहा हूँ, ठीक है ओके। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़े, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखो फेज डिफरेंस कितना आएगा, सर साइन साइन हो गया, फेज डिफरेंस कैसे करते थे, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, तो क्या आएगा यहाँ पे फेज डिफरेंस माइनस का पाई बाई 2, ये आएगा क्या। अगर मैं यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 लगाऊं तो पूरा एवरेज पावर क्या हो गया, 0। तो एवरेज पावर यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे हो एवरेज पावर क्या होगा, ई आर एम एस और आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो ई आर एम एस, सर ये तो ई नॉट है, आपको ये पता है ना, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एक छोटा सा टॉपिक बचा था, चैप्टर कंप्लीट होने वाला था, ठीक है कोई बात नहीं, कल कर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं था, 15 मिनट में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, उसके लिए कम से कम मुझे आधे घंटे चाहिए जो मेरे पास थे। पूरा एसएचएम वहां से लिंक कर देता आपको, एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। अब मैंने ये नाम सुना होगा एनसीईआरटी में, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेशन, ठीक है। खैर कॉस फाई, फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है, सर ये भी साइन ये भी साइन, तो फेज एंगल ऑफ ई, ये पूरा फेज एंगल ऑफ ईएमएफ है और ये पूरा फेज एंगल ऑफ क्या है, करंट है, माइनस करो क्या है 30 डिग्री, तो फाई कितना है 30 डिग्री, पुट करो यहाँ पे ई आरएमएस क्या होगा, ई नॉट बाई रूट 2, ई नॉट क्या है 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, आई आरएमएस क्या होगा, आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 30 डिग्री, ये समझ में आया क्या, 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 क्या होगा 1/2, सुनना रहे, ये 1/2 समझ में आया, कट कर दिया था आपने, ठीक है। 1 बाई इसको चलो
1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4 cos 30 डिग्री रूट 3/2 तो क्या है रूट 3/8 चलना है ये एवरेज पावर क्या है यहाँ पे रूट 3/8 वॉट। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखो ठीक है ऐसे ही बनाया है खैर चलो लिखना है तो लिख लो खैर एवरेज पावर क्या है 5/√2 इंटू देखो क्या है यहाँ पे मैं चीजों को लेबोरेटरी में कराता हूँ तो नोट से उनको फायदा होता है ठीक है और विचार तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या आया अभी तो सर इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो साइन में जब इसको कन्वर्ट करो क्या करोगे साइन π/2 प्लस ये पूरा करोगे तो फेज डिफरेंस निकालोगे तो π/2 आएगा तो cos π/2 और माइनस का π/2 होगा ना ठीक है माइनस का π/2 ये सब लिखा करो माइनस है कि प्लस है माइनस का मतलब लैग कर रहा है तो एवरेज पावर 0 यहाँ पे कितना आएगा हाँ साइन π/2 प्लस यहाँ पे 0 आ गया तो जो एवरेज पावर आएगा वो क्या आएगा ERMS इंटू IRMS cos 5 फेज डिफरेंस क्या है 0 है क्या मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब रेजोनेंस में चला गया रेजोनेंस मैंने क्या बोला था पावर मैक्सिमम होता है तो ERMS इंटू IRMS तो क्या लिखोगे 1/2 E0 I0/2 डायरेक्ट लिख दिया करो E0 I0/2 एवरेज पावर जो आया 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा क्या ठीक है और cos 5 की वैल्यू 0 डिग्री है तो 1 आ गया तो क्या आ जाएगा ये 1/8 वॉट कितने में आंसर आ रहा है